अब आता है लवण जल अपघटन। ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लवण जल अपघटन क्या होता है, साधारण सी बात बताते हैं, अच्छे से समझिएगा। मैंने ले लिया सबसे पहला टर्म आपका, ये लिया लवण, और इसको किस में डाल दिया, जल में। तो क्या हुआ, लवण के आयन प्राप्त होते हैं। लवण को जल में घोलने पर क्या होता है, लवण के आयन प्राप्त होते हैं। चलिए ठीक है, हम जल की बात करते हैं। जल का सूत्र क्या होता है, H2O। जल को जरा आप आयनित करके देखें तो क्या मिलेगा, H+ मिलेगा और OH- मिलेगा। जो लोग H+ दे रहे हैं उनकी प्रकृति क्या होती है, बहुत अच्छी तरह पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं, ज्ञान हो चुका होगा, अम्लीय होती है। और जो OH निगेटिव देते हैं वो क्षारीय होती है। तब आप बोल सकते हैं क्या, अतः H2O अम्लीय भी है और H2O क्षारीय भी है। क्यों ऐसा है, क्योंकि ये H+ आयन देता है, H+ आयन देता है इसलिए अम्लीय है, और क्षारीय क्यों है, OH निगेटिव आयन देता है इसलिए ये क्षारीय। संतुष्ट। जल की विशेषता क्या है, जल का सूत्र क्या है, H2O है। जल टूटने के पश्चात क्या दे रहा है, H+ आयन दे रहा है और OH निगेटिव आयन दे रहा है। जो स्पीसीज या जो प्रजातियां H+ आयन देती हैं उन्हें क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं ना, और जो OH निगेटिव आयन देती हैं उन्हें क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। तो जल ने क्या दिया, H+ भी दिया है और OH- भी दिया है, यानी जल अम्लीय भी है, जल क्षारीय भी है। और अगर जल दोनों है तो जल क्या है, तो आपने पढ़ा होगा, जल उदासीन विलायक। सबसे बड़ी विशेषता जल की यही है, जरूरत पड़ने पर ये अम्ल भी बन जाता है, जरूरत पड़ने पर ये क्षार भी बन जाता है। ये किसी को अपना H+ भी देता है तो ये किसी को अपना OH- भी देता है, लेकिन स्वयं के सूत्र में H+ भी रखता है, OH- भी रखता है। इसका मतलब हो गया कि ये आपका जो जल है ये उदासीन है, क्योंकि ये अम्लीय प्रकृति भी दिखाता है और क्षारीय प्रकृति दिखाता है। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, ये मैं आपको अच्छी तरह बता देना चाहता हूं कि जब आपका जल टूट करके H+ आयन और OH निगेटिव आयन देता है, ये तो आयनन है, ये आयन बनाता है, लेकिन इस प्रक्रिया को हम कहते हैं जल अपघटन। क्या कहते हैं, जल अपघटन में क्या होता है, H+ आयन बराबर OH निगेटिव आयन बराबर क्या, एक शब्द आपको लिख दूं, नीचे भी लिखा हुआ है, उदासीन। अब मैं आपको बता दूं इसी बात पे क्या, कि यदि H+ आयन ग्रेटर देन OH निगेटिव आयन, आपने pH में भी पढ़ा होगा, जल्दी से बताएं विलयन कैसा होगा, अम्लीय होगा। और यदि H+ आयन का मान OH निगेटिव आयन से कम होगा तो आपका विलयन कैसा होगा, क्षारीय होगा। क्या ये ज्ञान पहले से था। जल का सूत्र है H2O। जल टूटने के पश्चात H+ और OH निगेटिव आयन देता है। H+ आयन देने की वजह से अम्लीय है, OH निगेटिव देने की वजह से क्षारीय है। तो जो जल है वो अम्लीय है क्योंकि H+ आयन देता है, क्षारीय भी है क्योंकि वो OH निगेटिव आयन देता है। तो दोनों को मिलाकर के आपने बोला था उदासीन विलायक। फिर मैंने आपको बताया कि जब जल आपका टूट करके H+ और OH- देता है तो उस प्रक्रिया को कहते हैं जल अपघटन। और जल में हमेशा H+ की मात्रा OH- की मात्रा के बराबर होती है, इसलिए जलीय विलयन कैसा होता है, उदासीन उदासीन उदासीन, हर जगह लिखा हो। किंतु अगर H+ की मात्रा OH- से अधिक हो जाएगी तो जब H+ ज्यादा होगा, तो जब H+ ज्यादा होगा तो आप अम्लीय होंगे, और जब OH निगेटिव की मात्रा ज्यादा होगा तो आप क्षारीय होंगे। तो ये जो मैंने अभी आपको दिखाया ब्लैक स्केच से कि H+ OH- के बराबर है
तो उदासीन है, H प्लस ज्यादा है OH माइनस से तो अम्लीय है, और H प्लस कम है OH माइनस से तो क्षारीय है। अब आपका जलीय विलयन उदासीन नहीं है अगर H प्लस की मात्रा अधिक हो जाए या OH निगेटिव की मात्रा अधिक हो जाए। तो जल का अम्लीय गुण बढ़ गया और जल में क्षारीय गुण बढ़ गया। कैसे? क्योंकि H प्लस की मात्रा बढ़ेगी तो अम्लीय गुण बढ़ेगा और OH निगेटिव की मात्रा बढ़ेगी तो क्षारीय गुण बढ़ेगा। इसका मतलब जल में कुछ तो हुआ है जिसकी वजह से इनके H प्लस और OH निगेटिव की मात्रा में वृद्धि या कमी हुई है, जिसके कारण जो जलीय विलयन उदासीन होता था वो अम्लीय हो गया या क्षारीय हो गया। तो वो कौन है जिसके मिलाने पर H प्लस आयन और OH माइनस की आयन की सांद्रता में यानी संख्या में परिवर्तन आता है और जलीय विलयन आपका अम्लीय या क्षारीय हो जाता है। उस घटना को हम कहते हैं लवण जल अपघटन। यानी लवण के मिलने पर जल केवल टूटता तब तो वो जल अपघटन है। ये देखो आप, जल अपघटन, वहां लिखे हैं लवण जल अपघटन। मीन्स क्या? लवण के मिलाने पर जब जल का अपघटन होता है, लवण के मिलाने पर जब जल का अपघटन होता है तो अब वो बराबर संख्या में H प्लस आयन और बराबर संख्या में OH माइनस आयन नहीं देता। या तो H प्लस आयन की मात्रा बढ़ जाती है या OH निगेटिव आयन की मात्रा बढ़ जाती है विलयन में। अगर H प्लस आयन की मात्रा बढ़ जाती है तो जलीय विलयन आपका कैसा होगा? अम्लीय होगा। और अगर OH निगेटिव की मात्रा बढ़ जाती है तो आपका जलीय विलयन कैसा होगा? क्षारीय होगा। इस तरह से हमारा जो जलीय विलयन है वो अम्लीय या क्षारीय होता है। यानी वह घटना जिसमें किसी भी लवण को जल में मिलाने पर उसका H प्लस आयन और उसके OH माइनस आयन का संतुलन बिगड़ जाता है, जिसके कारण हमारा उदासीन जलीय विलयन या तो अम्लीय गुण दिखाता है या फिर क्षारीय गुण दिखाता है। उस घटना को कहते हैं लवण जल अपघटन। तो लवण जल अपघटन में एक मैं आपको उदाहरण दूं, एक H2O दूसरे H2O से जब क्रिया करता है तो एक हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव और ये OH निगेटिव करता है, ये आपका जल है। या आप डायरेक्ट भी बता सकते थे कि ये जो हाइड्रोनियम आयन होता है ये आगे भी पढ़ चुके हैं, रिएक्शन टूटकर H पॉजिटिव देता है और उदासीन जल देता है। या एक और उदाहरण आप ये तीसरा भी ले सकते हैं कि H2O जब टूटता है तो वो H प्लस और OH माइनस देता है। इस प्रक्रिया के आधार पर ये जल अपघटन था, लेकिन लवण मिला देने पर आपके H प्लस आयन का और OH निगेटिव आयन का सांद्रण बिगड़ जाता है। या तो H प्लस आयन की मात्रा बढ़ जाती है या OH निगेटिव की मात्रा बढ़ जाती है, तो जलीय विलयन आपका उदासीन नहीं रहता। जलीय विलयन में अगर H प्लस आयन की मात्रा बढ़ जाती है तो वो जलीय विलयन आपका अम्लीय हो जाता है, और अगर OH निगेटिव की मात्रा बढ़ती है तो वो जलीय विलयन क्षारीय होता है, और अगर दोनों की मात्रा बराबर है तो जलीय विलयन उदासीन होता है। यानी लवण मिलाने पर आपको 3 प्रकार के विलयन पढ़ने होते हैं जल के: उदासीन विलयन, अम्लीय विलयन और क्षारीय विलयन। अब मैं इसी को आपको डिटेल में और भी एक्सप्लेन करते हुए दिखाता हूं, जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। वह प्रक्रिया जिसमें जल में लवण को मिश्रित करने पर उसका आयनन हो जाता है, जिसके कारण आपका जलीय विलयन अम्लीय या क्षारीय गुण प्रदर्शित करता है, उस प्रक्रिया को कहते हैं लवण जल अपघटन। यह आपके मस्तिष्क में आ चुका होगा। दूसरी बात इसकी क्या होती है? H2O टूट के देखिए हाइड्रोनियम आयन और OH निगेटिव आयन देता है। इसकी वजह से आप अम्लीय होंगे और इनकी वजह से आप क्षारीय होंगे। H3O पॉजिटिव आयन को हाइड्रोनियम आयन कहते हैं, ये याद रखिएगा। तो ये जल टूट रहा है अपना H प्लस आयन और OH माइनस आयन देने के लिए। अगले टर्म में देखते हैं। अब जल के विलयन 3 तरह के होते हैं, मैंने कहा था अम्लीय, क्षारीय, उदासीन। तो कब आप उदासीन होंगे? प्रबल अम्ल क्षार का जलीय विलयन उदासीन होगा। प्रबल अम्ल क्षार का जलीय विलयन उदासीन होने का मतलब क्या है, ये मैं आपको बताता हूं। सबसे पहली बात आप जान लीजिए,
प्रबल अम्ल प्रबल क्षार आप पहले भी पढ़ चुके हो। दुर्बल अम्ल दुर्बल क्षार जो पूर्ण रूप से आयनित होते हैं, तेजी से आयनित होते हैं और पूर्ण रूप से अपने H+OH- को देते हैं, इसलिए उनको प्रबल कहते हैं। जैसे इनके कहने का मतलब क्या होता है, प्रबल अम्ल क्षार का जलीय विलयन उदासीन का मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि H+ की सांद्रता बराबर OH निगेटिव की सांद्रता हो। प्रबल अम्ल दुर्बल क्षार, आप प्रबल शब्द का मतलब समझ रहे हैं ना, जो स्ट्रांग होता है। दुर्बल का मतलब जो कमजोर होता है। तो जो स्ट्रांग होगा सब कुछ उसी का होगा ना। तो अगर इसमें प्रबल क्या है, अम्ल है, तो इसका मतलब क्या है, H+ की मात्रा जो होती है वो OH निगेटिव से क्या होगी, ज्यादा होगी, इसलिए आपका विलयन कैसा होगा, अम्लीय। इसमें प्रबल कौन है, क्षार, दुर्बल कौन है, अम्ल। तो जो प्रबल होगा सब कुछ उसका होगा, यानी यहाँ पर OH निगेटिव की मात्रा H+ आयन से ज्यादा होगी, इसलिए ये विलयन ऐसा होगा, क्षारीय। ये कॉन्सेप्ट आपका मैंने क्लियर कर दिया है। तो विलयन जल का 3 तरह का होता है, अम्लीय प्रकृति, क्षारीय प्रकृति, उदासीन प्रकृति। किस आधार पर, ये 3 बातें आप याद रखें। आपने पीएच में भी इसको बहुत अच्छे से अध्ययन किया था। आपका अगला टर्म अब आता है साधारण नमक, जिसको हम कॉमन साल्ट के नाम से जानते हैं। हम सबको अच्छी तरह पता है क्या, HCl और NaOH की उदासीनीकरण अभिक्रिया से अगर कोई लवण बनता है तो उस लवण को हम क्या नाम देते हैं, कॉमन साल्ट यानी NaCl कहते हैं। कैसे, ये आपने कई बार रिएक्शन करी है। ये रहा आपका HCl, ये रहा आपका NaOH, ये रहा आपका NaCl। अब हम इसकी एक अभिक्रिया करते हैं जिसका नाम क्या रखते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। ये शॉर्ट नोट आता है साधारण नमक पे। तो आपका ये रहा अम्ल, ये रहा क्षार। इसकी क्रिया होने से अब आपका तो ये सब तैयार हो चुका है, NaCl प्लस H2O। यही है आपका क्या, साधारण नमक। अब इस साधारण नमक को हम समुद्री जल से भी प्राप्त करते हैं। उस समुद्री जल में NaCl के अतिरिक्त और भी बहुत सारे लवण होते हैं, इसलिए उस समुद्री जल को हमें रिफाइन करना पड़ता है, कई बार उसको प्योरीफाई करना पड़ता है, तब जाकर के हम क्रिस्टल के रूप में NaCl को पाते हैं और अपने डेली लाइफ में, अपने भोजन में, अपनी हर तरह की खाने की सामग्री में इसी लवण का प्रयोग करते हैं। इसको अंग्रेजी में टेबल साल्ट भी कहते हैं। तो साधारण नमक का एक साधारण सा टर्म क्या है, ये देखते हैं। HCl की NaOH से क्रिया होने के पश्चात NaCl और H2O बनता है। इस प्रक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इसे समुद्र जल से भी प्राप्त किया जाता है, जैसा मैंने बताया। इसमें और भी बहुत सारे लवण होते हैं, तो ये शुद्ध अवस्था में तो समुद्र में होगा नहीं, क्योंकि समुद्री लवण में तो बहुत सारे लवण होते हैं। इस लवण को अलग से प्राप्त करने के लिए हमें इसका वाष्पन, संघनन, क्रिस्टलन ऐसे बहुत सारे प्रक्रियाएं होती हैं जिन्हें करना पड़ता है। तो आपने लिखा है कि समुद्री जल से भी ये प्राप्त होता है। समुद्री जल में अन्य लवण भी उपस्थित होते हैं जिन्हें अलग किया जाता है। यह लवण यानी नमक सफेद क्रिस्टलीय ठोस होता है, जो हम अपनी डेली लाइफ में टेबल साल्ट के रूप में इस्तेमाल करते हैं। इसके द्वारा सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH, बेकिंग सोडा यानी NaHCO3 और वॉशिंग सोडा यानी Na2CO3 और ब्लीचिंग पाउडर यानी CaOCl2 जैसे और भी पदार्थों का निर्माण किया जाता है। ये हो गया आपका उपयोग और ये हो गया इसके बनाने की विधि। इसके आगे हम चलते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड ये हमारा अगला टॉपिक है जो शॉर्ट नोट में आता है। NaOH कहते हैं। ये एक प्रबल क्षार होता है। इसका निर्माण कैसे होता है, इसका उपयोग क्या होता है, ये हम आपको बताते हैं। जब NaCl की क्रिया, जिसको हम ब्राइन भी कहते हैं, NaCl की क्रिया होती है तो NaOH प्राप्त होता है। अब इसकी क्रिया होती है, NaOH प्राप्त होता है। इसको मैं आपको बिल्कुल डिटेल में समझाता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक शब्द ध्यान देना बच्चा, विद्युत धारा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक सेल अभिक्रिया दिखाते हैं। सेल अभिक्रिया, क्योंकि यह जो विद्युत धारा की बात आती है तो ये तो सेल में ही होगा। तो जैसे हम पहले आपको दिखाते हैं कि NaCl जो है उसको हम इस सेल में
इसका क्या करते हैं, ऐसे क्लियर लिख देते हैं, सेल में विद्युत अपघटन कराते हैं। वी का मतलब समझिएगा विद्युत, और इसको कहते हैं अपघटन, अपघटन इसको कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। तो ये किसमें टूटेगा, अपने धनायन में टूटता है और अपने ऋणायन में टूटता है। ये देखिए, ये आपको भी तोड़ने आ गया होगा NaCl। अब जो विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो एक इलेक्ट्रोड कैसा होता है, एनोड, जिसके ऊपर कौन सा आवेश होता है, धनावेश। तो इस आयन के ऊपर देखिए कौन सा आवेश है, धनावेश। इस इलेक्ट्रोड पे कौन सा आवेश है, धनावेश। तो ये धन धन के पास जाएंगे, नहीं जाएंगे। गणित कहता है, सब कुछ कहता है कि धन धन को प्रतिकर्षित करता है, ऋण ऋण को प्रतिकर्षित करता है। तो इस स्थिति में आप ये कह सकते हो क्या कि अगर एनोड के ऊपर धनावेश है, ये सेल की क्रिया हो रही है, विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं, तो सेल का मतलब बिल्कुल क्लियर कर दूं आपको। ये लीजिए, आपको बहुत अच्छे तरीके से मैं बताता हूं। यहाँ पर हमने एक इलेक्ट्रोड लगा दिया, यहाँ पर हमने दूसरा इलेक्ट्रोड लगा दिया। इस इलेक्ट्रोड के ऊपर देखिए धनावेश है और इस इलेक्ट्रोड के ऊपर देखिए ऋणावेश। अब ये आपका क्या है, एक जलीय विलयन हो गया। इस तरह से हम इसको जलीय विलयन को भर देते हैं। ये रहा आपका। अब इसमें क्या भरा हुआ है, तो मैंने बताया आपका NaCl है, जो किस रूप में है, इसमें Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव के रूप में। तो अब मेरे कहने का मतलब एनोड के ऊपर ये आपका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, इसलिए हम इस इलेक्ट्रोड का नाम क्या रखते हैं, एनोड रखते हैं। ये आपका निगेटिव इलेक्ट्रोड है, ये लीजिए आपका डिटेल सेल तैयार हो गया। ये लीजिए, मैंने आपको बता दिया ये सेल है, जिसे इंग्लिश में भी CELL कहते हैं। अब आगे की बात मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, ये जो सेल है इसमें विद्युत धारा का संचालन हो रहा है, रासायनिक परिवर्तन शुरू होने वाला है। क्या है रासायनिक परिवर्तन, ये NaCl टूट के क्या बनाया, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बनाता है। तो Na पॉजिटिव, ये एनोड आपका कैसा है, पॉजिटिव है, तो सारे के सारे Cl माइनस इसके तरफ आएंगे ऐसे, और इसके ऊपर कौन सा आवेश है, ऋणावेश। तो इस पे कौन आएगा, सारे के सारे Na प्लस इसके ऊपर आएंगे, लाइक दिस। इधर दिखाते हैं, ये सारे Na प्लस इधर आए। तो इसका मतलब हो गया कि आपका जो ये शेल है, जो आपके ये इलेक्ट्रोड्स दिखाए जा रहे हैं, इस इलेक्ट्रोड पर जो क्रिया हो रही है, Cl किसको घेर रहे हैं, एनोड पे जाके, और Na प्लस किसको घेर रहा है, कैथोड को। क्यों Cl एनोड पे जा रहा है, Cl पे ऋणावेश है, एनोड पे धनावेश है, Na पे धनावेश है और कैथोड पे ऋणावेश है। तो एनोड पे कौन जा रहा है, सोडियम जा रहा है, सॉरी Cl जा रहा है, 2Cl माइनस, क्योंकि ये प्लस है ये माइनस। ये अगले स्टेप में क्या करता है, ये Cl2 गैस बना देता है और ये 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। याद करिए अभिक्रिया में ऑक्सीकरण, जहां इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है। अब आपका दूसरा क्या था, कैथोड था। कैथोड के ऊपर कौन सा आवेश है, ऋणावेश। तो इस पे कौन आएगा, धनावेश। धनावेशित आयन कौन था, सोडियम, जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया, अरे ये वही इलेक्ट्रॉन है जो Cl ने निकाला है। इसी इलेक्ट्रॉन को सोडियम लेता है और ये किस में बदल जाता है, Na में। अब बात आती हमें क्या बनाना है इसके द्वारा, NaOH। तो हम कहेंगे NaOH कहाँ बना। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूं कि ये जो आपका सोडियम मिला है, ये जल से क्रिया करेगा, जो इसके अंतर्गत जल में आपने NaCl को घोला था। NaCl को ब्राइन भी कहते हैं, याद रखिएगा। अब जरा आप अभिक्रिया करके देखो क्या मिलेगा, 2NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे क्लोरीन गैस आपको मिला, यहाँ से हाइड्रोजन गैस भी मिला, और तीसरा पदार्थ क्या मिला, NaOH। अब मैं अगले स्टेप में आपको यही बता रहा था कि एनोड से क्लोरीन गैस मुक्त होती है। ये देखिए, कैथोड से हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है, और कैथोड के नीचे, यानी अब यहाँ पर अगर किसी का निर्माण होने जा रहा है नीचे, तो वो किसका विलयन है, NaOH का। ये देखिए मैं नीले रंग से भर दे रहा हूँ टैंक के नीचे, ये किसका विलयन हो गया, NaOH का विलयन हो। इस तरह से यहाँ से कौन मुक्त होगा, Cl2, यहाँ से कौन मुक्त होगा,
H2 ये लोग भी बन रहे हैं इसमें, और साथ साथ NaOH भी। तो मेरे कहने का मतलब अब इस सिस्टम को मैं आपको समझाता हूँ कि जो एक लाइन आपने लिखा है कि जब NaCl के जलीय विलयन का ये देखिए विद्युत अपघटन कराया जाता है, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो ये देखिए सेल के नीचे NaOH बनता है। इसे क्लोर क्षार अभिक्रिया भी कहते हैं। क्लोर क्षार, क्लोर मतलब हो गया क्लोरीन, NaOH ये हो गया क्षार, इसलिए इसको क्लोर क्षार अभिक्रिया भी कहते हैं। आगे की बात मैं आपको अपने डायग्राम से समझाता हूँ कि ये आपका एक सेल है। इस सेल में बाईं तरफ एनोड इलेक्ट्रोड है, दाहिनी तरफ कैथोड इलेक्ट्रोड है। एनोड धनात्मक होता है, कैथोड ऋणात्मक होता है, और इसमें जो विद्युत अपघट्ट या विलयन भरा हुआ है वो NaCl का है, जो टूटने के पश्चात Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव देता है। एनोड के ऊपर धनावेश है, इसलिए ये Cl माइनस देखिए इसको घेरता है, और कैथोड के ऊपर ऋणावेश है, इसलिए Na पॉजिटिव देखिए इसको घेरता है। तो एनोड पर क्लोरीन अभिक्रिया करने आता है और कैथोड पर सोडियम क्रिया करने आता है। क्लोरीन इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है और सोडियम इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, इसलिए ये प्रक्रिया ऑक्सीकरण है, ये प्रक्रिया अपचयन है। मैंने ऑक्सीकरण अपचयन के पिछले क्लास में बताया था, याद करिएगा। जब दोनों को एक साथ मिलाते हैं तो उस अभिक्रिया को रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। क्या बोलते हैं? रिडॉक्स अभिक्रिया। रिडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है? वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होता है, या वह अभिक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग और इलेक्ट्रॉन का ग्रहण दोनों होता है, उस अभिक्रिया को कहते हैं ऑक्सीकरण और अपचयन, यानी रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। इस तरह से आपने सेल अभिक्रिया के द्वारा क्या प्राप्त किया? NaOH। इस NaOH के अतिरिक्त और भी आपको क्या क्या मिला? Cl2, ये देखिए Cl2, और ये H2 गैस भी मुक्त होती है, ये देखिए आपका H2। तो इस प्रकार से आपकी ये सेल अभिक्रिया है। इसको अब आपकी स्क्रीन पर एक्चुअल तरह से हम बताते हैं कैसे, तो आप समझिएगा। NaCl है, जल से क्रिया करके NaOH Cl2 H2 ये सब कुछ देता है। अब यहाँ पर एक टर्म मैं आपको समझा देना चाहता हूँ, वो ये कि यहाँ पर H2 गैस निकलती है, ये एरो है, ये गैस है, और यहाँ पर Cl2 भी गैस है। अब कैसे? यहाँ ध्यान से बैलेंसिंग कर लेते हैं। सोडियम कितना है? 2 है, तो यहाँ पर 2 सोडियम हो गया। यहाँ पर Cl भी देखिए 2 है, तो यहाँ पर Cl 2 हो गया। हाइड्रोजन 2 2 जा 4 है, यानी 2 दूना 4 है, तो 2 हाइड्रोजन देखिए यहाँ पर है और 2 हाइड्रोजन यहाँ पर है। ऑक्सीजन देखिए 2 है, तो ऑक्सीजन देखिए 2 है। मैंने संतुलित असंतुलित करना सिखाया आपको। इसमें देखिए क्लोरीन और हाइड्रोजन गैसें क्रमशः एनोड और कैथोड पर निकलती हैं, जैसा मैंने अभी आपको एक चित्र बना करके दिखाया था। ये लीजिए, ये एनोड का बॉक्स हो गया, और ये लीजिए ये कैथोड का बॉक्स हो गया। मैं इसको साल्ट में A लिख देता हूँ, इसको साल्ट में C लिख देता हूँ। इसके अंदर किसको उड़ा रहा हूँ? क्लोरीन गैस। इसके अंदर किसको भर दिया? हाइड्रोजन गैस। ये लोग उड़ के लोग जा रहे हैं, और इसके अंदर कौन बनेगा? NaOH। इस तरह से ये अभिक्रिया का टर्म बताया जा रहा है कि क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस ये क्रमशः एनोड से, ये क्रमशः कैथोड से, और नीचे जो होगा वो NaOH प्राप्त होता है। इस तरह से आपको मैंने NaOH के बनाने की विधि बताई। अब हम लोग NaOH का क्या उपयोग होता है इसको समझते हैं कि इसका मुख्य रूप से उपयोग क्या होता है। तो ये अम्ल क्षार अभिक्रिया में जो भी NaOH का उपयोग मतलब क्षार के रूप में है, यौगिकों के निर्माण के रूप में है, लवण के निर्माण के रूप में करते हैं, अम्लीय अभिक्रियाओं को उदासीन करने में किया जाता है, लिटमस पेपर टेस्ट में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो NaOH से हम बहुत सारी रासायनिक अभिक्रियाएं भी करती हैं। जो भी क्षारीय अभिक्रियाएं होती हैं वो सब NaOH की उपस्थिति में कराई जाती है। इससे बहुत सारे कार्बनिक यौगिकों का निर्माण भी किया जाता है। अब हमारा अगला टॉपिक आता है विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर। इस पर भी आपकी परीक्षा में शार्ट नोट आता है। इसका साधारण फार्मूला होता है CaOCl2। ये आपके विरंजक चूर्ण का साधारण सा रूप, और इसका फार्मूला मैं आपको बता रहा हूँ, ये होता है CaOCl2। विरंजक चूर्ण क्या है? इसको हिंदी में ब्लीचिंग पाउडर भी, अंग्रेजी में ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं, हिंदी में विरंजक चूर्ण कहते हैं। ये कैसे बनता है?
तो ये है शुष्क बुझा चूना जिसे हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, और उस पर कौन सी गैस प्रवाहित करते हैं? क्लोरीन गैस। एक साधारण सी विधि है विरंजक चूर्ण बनाने की। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस को प्रवाहित करने पर विरंजक चूर्ण बनता है, जिसका सामान्य सूत्र CaOCl2 होता है और जल बाहर जाता है। इस विरंजक चूर्ण का मुख्य रूप से क्या उपयोग होता है? तो ये बताया जाता है विरंजन की क्रिया में। विरंजन क्रिया का एक तरह से कह ले रंग उड़ाने में कलर्ड सब्सटेंस को कलरलेस सब्सटेंस के रूप में परिवर्तित करते हैं, उसी क्रिया को कहते हैं विरंजन क्रिया। यह जो विरंजन क्रिया होती है, इसको मैं आपको बताऊं, ये नवजात क्लोरीन उत्पन्न होने से होती है। जैसे नवजात ऑक्सीजन होता है जो कोष्ठक में लिखा जाता है O, उसे नवजात ऑक्सीजन, नवजात हाइड्रोजन, नवजात क्लोरीन, ये बहुत ही क्रियाशील होते हैं। तो विरंजक चूर्ण के द्वारा जरूरत पड़ने पर नवजात क्लोरीन, नवजात ऑक्सीजन मुक्त होते हैं और ये बहुत ही क्रियाशील होते हैं। जब भी ये किसी रंगीन पदार्थ के ऊपर क्रिया करते हैं, कपड़े के ऊपर, ऊन, रेशम, दांत, बाल, किसी के ऊपर अगर ये क्रिया करते हैं तो उसके रंग को क्या करते हैं? उड़ा देते हैं, समाप्त कर देते हैं। इसी क्रिया को हम कहते हैं विरंजन क्रिया। और उपयोग क्या है? कागज चमड़ा के विरंजन में, यानी उनके भी साफ सफाई में, उनके भी रंग उड़ाने में। उपचायक के रूप में, मतलब ये ऑक्सीकरण के रूप में भी युक्त होता है। और अग्निशामक यंत्र यानी जो आपका फायर ब्रिगेड सिस्टम होता है, उसमें भी आप ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। इससे जो है वो अग्नि पे भी कंट्रोल किया जाता है। तो विरंजक चूर्ण क्या होता है, ये कैसे प्राप्त होता है, इसका क्या उपयोग होता है, बस इतना सा आपका टर्म परीक्षा में पूछता है। तो हम कोई भी नई टॉपिक छोड़ रहे हैं, आपके लिए सारा कुछ क्लियर कर रहे हैं, ताकि आपके मन में न रहे कि ये सिलेबस छूटा है, या आपके मन में भी हो कि ये भी परीक्षा में आने वाला एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकता है। तो विरंजक चूर्ण क्या है? इसे ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। इसका सामान्य सूत्र CaOCl2 होता है। जब बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं तो विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। विरंजक चूर्ण का क्या उपयोग है? ये है विरंजन क्रिया में, कागज चमड़ा के विरंजन में, उपचायक के रूप में और अग्निशामक बनाने में किया।